हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जहां आप लोगों को देखने को मिलती हैं लीगल टॉपिक से जुड़ी कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और सेम इसी तरह से आज की ये वीडियो भी होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इन दोनों को ही हम एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ बहुत ही जरूरी बातों को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है, वो ओथ किसके सामने लेते हैं, उनके ऑफिस की टर्म क्या होती है, वो रिजाइन कैसे ले सकते हैं, या फिर एक प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। और सेम इसी तरह से पढ़ेंगे हम उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है या फिर कैसे बनाई जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि लोकसभा इलेक्शन से चुन के आते हैं वो ही मिलकर सरकार को बनाते हैं, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर एक वो व्यक्ति होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं और उन्हीं के कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि सरकार को चलाने का काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि देश को चलाने की एक्चुअल पावर इन दोनों के पास ही होती है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा की तरफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले दिया गया है कि आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देयर वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये प्राइम मिनिस्टर सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड भी होते हैं। ही इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो भी पार्टी रूल कर रही है या जो भी रूलिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर उस रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही उस पार्टी को लीड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सेंटर में एक एग्जीक्यूटिव पावर को बनाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं एक्चुअल गवर्नमेंट को रन करने की और देश को चलाने की जो एक्चुअल पावर है वो इन्हीं के पास होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड होते हैं जिन्हें हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट सभी अपने कामों को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही करते हैं, बिना उनकी एडवाइस के वो कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन जो मेन पावर है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास और इसलिए ये कहलाते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी, या फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये भी जरूरी है कि वो राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस के मेंबर वो हों। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जो कि बताता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस के मेंबर वो होने चाहिए, और एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 30 साल, और एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 25 साल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम एज है एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो कम से कम 25 साल तो होनी ही चाहिए। तो चलिए ये तो बात हो गई प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे जो कि है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो एक प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, और बाकी सभी जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। प्रेसिडेंट उस एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं जो उस पार्टी का लीडर होता है, जिस पार्टी को लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर कंट्री के रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब एक्चुअल पावर इन्हीं के पास होती है और प्रेसिडेंट भी इन्हीं की सलाह से ही काम करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां पर प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से जिसको वो चाहे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिली हो लोकसभा इलेक्शंस में। जैसे कि मान लीजिए टोटल 4 पार्टियों ने चुनाव लड़ा और टोटल 543 सीट्स में से जो मेजॉरिटी के लिए सीट्स चाहिए वो हैं 273, लेकिन किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। यहाँ पर मान लीजिए किसी एक पार्टी को 150 सीट्स मिल गई या फिर दूसरी पार्टी को 200 सीट्स मिल गई, तो अब ये प्रेसिडेंट के खुद के ऊपर है कि वो किस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जिस भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे उन्हें और उनकी पार्टी को एक सर्टेन पीरियड के अंदर लोकसभा में कॉन्फिडेंस प्रूव करना होगा, मतलब मेजॉरिटी उनको शो करनी पड़ेगी।
और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से इलेक्शंस को करवाया जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कि प्राइम मिनिस्टर ओथ किसके सामने लेते हैं। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब भी ओथ लेंगे तो या तो वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने लेंगे जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा इस काम के लिए चुना गया हो। और प्रेसिडेंट ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के साथ ही सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ओथ दिलवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की टर्म क्या होती है। तो प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो अपने इस ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। और ये टर्म होती है टोटल 5 सालों के लिए। और एक प्राइम मिनिस्टर अपने इस ऑफिस को तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक लोकसभा में इनके पास कॉन्फिडेंस है, और जब तक ये कॉन्फिडेंस उनके पास है लोकसभा में, तब तक उनको उनकी सीट से रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देना चाहते हैं अपनी पोस्ट से तो वो किस तरीके से रिजाइन दे सकते हैं या फिर किसको वो अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। तो देखिए सिंपल सा है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिजाइन देना चाहते हैं, वो रिजाइन करना चाहते हैं अपनी इस पोस्ट से, तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, जिसके बाद ये पोस्ट है वो खाली हो जाएगी। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि बताता है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। और सबसे पहले पावर की अगर बात करें तो सबसे पहले दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के भी। तो इन सभी काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होती है कि जो भी मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो इन सभी मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो असाइन करने की जो जिम्मेदारी है, मतलब कि कौन सा मिनिस्टर कौन सा काम करेगा, किस मिनिस्टर के पास क्या क्या काम होगा, ये सभी काम को असाइन करने की, ये सब काम सौंपने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर ही वो व्यक्ति हैं जो सभी मिनिस्टर्स के फंक्शंस को कंट्रोल और डायरेक्ट करते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा या फिर कैसे किया जाएगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें या उन्हें किसी मिनिस्टर के काम से कोई परेशानी है तो वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं उस मिनिस्टर को हटाने के लिए या फिर उस मिनिस्टर से रिजाइन दिलवाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कैबिनेट के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उन सभी कामों की जानकारी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। और अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कुछ बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट्स के लिए भी, जैसे कि सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे ही ये सभी जरूरी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारे प्राइम मिनिस्टर की। अब हम बात कर लेते हैं उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आर्टिकल 74(1) ये हमें बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके प्रेसिडेंट को सलाह देने का या फिर उनके कामों में मदद करने का काम करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से ही काम करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट की। तो इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। जब भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को तो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और देखिए जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी डिसीजन की तरफ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिल पास किया गया हो लोकसभा में और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके फेवर में हैं और कुछ उसके अगेंस्ट में हैं, और एंड में ये बिल मान लीजिए पास हो गया, तो अब ये माना जाएगा कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो वहाँ पर मौजूद थे वो सभी इस डिसीजन के फेवर में थे और सभी ने इसको पास किया है। इसलिए इन सभी की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी डिसीजन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लीजिए एक मिनिस्टर हैं और अगर ये मिनिस्टर लगातार 6 महीनों तक पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं, तो अब जैसे ही ये 6 महीनों का जो पीरियड है वो खत्म होगा, उनको उनके इस मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस पीरियड के अंदर उनका किसी भी हाउस के मेंबर होना जरूरी है, पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है मिनिस्टर बने रहने के लिए। और अब एंड में जो पॉइंट है वो बात करता है इन सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैलरीज और उनके अलाउंसेस के बारे में। इन सभी मिनिस्टर्स की जो सैलरी है, जो सभी अलाउंसेस हैं, ये क्या होंगे,
इन सभी का जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही लिया जाता है। पार्लियामेंट ही इसको डिटरमाइन करता है कि टाइम टू टाइम इनमें क्या क्या चेंजेस किए जाने हैं या फिर क्या बदलाव इनमें होने हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।